नमस्कार दोस्तों। कोई बढ़ता है तो खुशी होनी चाहिए। हमें भी खुशी। हमारे देश के अदानी सेठ दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े, सबसे रईस व्यक्ति बन गए हैं और उनके एसेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 17 दिन के भीतर उन्होंने तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपया की आमदनी कर डाली। 1.5 लाख करोड़ रुपया उन्होंने 17 दिन में कमा लिया और नतीजा यह हुआ कि वो आज दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े व्यक्ति बन गए, रईस में। और आपको एक चीज बताएं, आज उन्होंने अपनी बेटे, जो उनके बेटे हैं, उनको उन्होंने अंबुजा जो सीमेंट उन्होंने अभी हाल ही के दिनों में अधिग्रहित की है, उस अंबुजा सीमेंट का चेयरमैन वो तो खुद हैं और उसके बाद में उसका पूरा कारोबार की जो कमान है वो अपने बेटे को सौंप दी है। और बेटे ने उसका जो अंबुजा और एसीसी सीमेंट जो देश और एशिया की सबसे बड़ी जो सीमेंट उत्पादक कंपनी थी उसको अधिग्रहित किया है 6.5 अरब डॉलर। तो ये करने के बाद में उन्होंने करण अडानी है जो उनके बेटे हैं, उनको एसीसी का चेयरमैन बना दिया है और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया है। तो जो एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर गौतम अडानी ने इस तरह से जब इसका अधिग्रहण किया और ये कर लिया, अपने बना लिया, उनको हक है। उनके 35 साल के बेटे अब इस धंधे को पूरा संभालेंगे। जैसे अभी हाल के दिनों में मुकेश अंबानी ने अपनी तमाम कंपनियों को बेटे और बेटी में बांटा है, उसी तरीके से इन्होंने अपने बेटे को दिया है। तो यह स्थिति है। इसके बाद में ये लगातार जो अंबानी जैसे बढ़े हैं, तो अंबानी की तुलना में अदानी बहुत तेजी से बढ़े हैं और जितनी तेजी से बढ़े हैं उनका सफर जानने वाला है, समझने वाला है। इतनी महानता के साथ उनका बढ़ना अपने आप में एक सोचने की जरूरत है और इसको लेकर के बहुत सारे आंकड़े हैं और जिनको लेकर के हमें इसको कि आखिर गौतम अडानी के पास इतना धन आया कहां से। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि 2002 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2001 अक्टूबर में बने थे और 2002 में वो चुनाव जीत करके और जब पूरी तरीके से वो मुख्यमंत्री बने, पूरी ताकत के साथ बने, तो उस समय क्या था? उस समय गौतम अडानी की टोटल संपत्ति 76.5 करोड़ डॉलर की थी। करोड़ डॉलर, नॉट अरब। 76.5, फिर से सुन लीजिए, 2002 में गौतम अडानी की नेटवर्थ 76.5 अरब डॉलर करोड़ डॉलर की थी। 76 मतलब 76.5 करोड़ डॉलर की थी और आज कितने की है? 154 अरब डॉलर की आज संपत्ति है, यानी 12.5 लाख करोड़ रुपए की उनकी नेटवर्थ। तो आप ये समझिए, अब ये पैसा आता कहां से है, इस पर जाना। 8 नवंबर 2016 को जब नरेंद्र मोदी ने अचानक एकदम से नोटबंदी, तो उस समय भारत में जो भारत है, उस समय गौतम अडानी की नेटवर्थ जो थी 2016 में वो 3.5 अरब डॉलर हो चुकी और 2022 में आपको बता ही दिया तकरीबन 155 अरब डॉलर की हो रही है। तो जब ये हो रही हो तो उस स्थिति में आपको ये जानना चाहिए कि कैसे इतनी अचानक कैसे बढ़ी। इस पर देखिए, इस पर जो सबसे बड़ा है कि उनके उस समय भारत सरकार में जो रिजर्व बैंक है उसने 31 मार्च 2016 को जो अपनी वो शीट जारी करती है कि उसके पास कितना धन है, कितना चलन में है, कितने नोट है। उस समय नगदी जो थी भारत में वो 16,415 करोड़ रुपए नकद के नोट थे, यानी
16,415,000 की सिर्फ हमारे यहां नोट थे पूरे देश में। आज अदानी के ही अकेले 12.5 लाख करोड़। तो आप समझिए कि इतने नोट चलन में थे। ऐसे में आरबीआई के आंकड़े ही बता रहे हैं कि 2022 2016 में कितने थे? 2016 में थे 16,415,000 यानी 6 साल में मुद्रा हमारे यहां डबल छाप डाली आरबीआई। अब सोचिए 31 मार्च 2016 तक आजादी के 70 सालों में 16,415,000 रुपए के नोट छापे गए और वही मात्र 6 साल में उतने ही नोट छाप दिए आरबीआई ने। अब इतना धन आखिर गया कहां, यह भी देखना पड़ेगा। भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन 500 अरब हो गया महीने का। एक महीने का कितने हो गया? 500 अरब रुपए का। और आप जैसे हम जैसे लोग जो तनख्वाहों पर जीते हैं और तमाम छोटे छोटे काम करके जीते हैं या कैसे जीते हैं, तो उनका कैश ट्रांजैक्शन जो करते हैं वो 10,000 रुपए से अधिक जब एटीएम से एक बार में नहीं निकाल सकते। तो यह कर दिया गया। इससे आपको एटीएम और उसका भी अब चार्ज आपके ऊपर पड़ने लगा है। पिछले 6 सालों में महंगाई बढ़ गई, तनख्वाहें कम हो गई। और तनख्वाह की स्थिति बताता हूं, 2019-20 के फाइनेंशियल सेशन में हमारे देश की राउंड फिगर में प्रति व्यक्ति जो आय थी, 2019-20 का जो फाइनेंशियल सेशन था उसमें प्रति व्यक्ति आय जो थी वो थी 94,000, 94,500 रुपए की सालाना की थी प्रति व्यक्ति आय। और अब 2021-22 के फाइनेंशियल सेशन में ये 91,500 भी नहीं है, 91,481 रुपए हो। तो आप समझिए आपकी आमदनी घट गई, लेकिन अदानी की आमदनी बढ़ गई। भारत की जीडीपी कम हो गई, उसकी ग्रोथ रेट कम हो गई। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा जो आंकड़े आए उसके मुताबिक भारत की जो जीडीपी की वृद्धि दर मानी जा रही थी कि वो 7.8% होगी, उसको भी गिरा करके रेटिंग अब 7% की कर दी गई है। इसके पहले आपने देखा 2019-20 के जो फाइनेंशियल सेशन में था और उससे और अब की जीडीपी की जो बढ़त है उसका यदि आकलन करेंगे उस हिसाब से तो हमारी 1% की दर से बढ़ रही है, ना कि 7% की दर से। तो यह दशा है। लेकिन अदानी की 17 दिन में ही 1.5 लाख करोड़ बढ़ जाती है। आप समझिए इसके बाद में जो नोट छापे गए वो किसके पास जमा हो रहे हैं, कहां गए, किसके पास पहुंचे, इन सब चीजों को। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो थी वो $3.2 ट्रिलियन है और अकेले अडानी की संपत्ति इससे 5% तक पहुंच गई। अब आप समझिए कि जो हमारे यहां ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैल्यू है $3.2 ट्रिलियन, उससे अकेले सिर्फ अदानी की 5%। तो मतलब देश की कम हो गई, अदानी की ज्यादा हो गई। फॉर्च्यून की स्थिति यह है, जो फॉर्च्यून 500 की जो लिस्ट है पूरी दुनिया में, उसमें दुनिया की टॉप कंपनियों में अडानी की पोर्टफोलियो की एक भी कंपनी नहीं आती है। यानी उसकी कितनी ब्लैक मनी से या ब्लैक तरीके से या गलत तरीके से बढ़ी है, इस बात को आप समझ सकते हैं कि यहां नोट छाप करके किसकी जेब में पहुंचाए गए, इसको समझने की जरूरत है। तो जब यह स्थिति हो कि देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, देश में बेरोजगार बढ़ गए, देश में भुखमरी बढ़ गई, 22 करोड़ से जो लोगों को बेरोजगारी के अलावा भुखमरी में, गरीबी में ढकेल दिया इस सरकार ने। और इसके बाद में स्थिति यह है 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे खाने को विवश हैं, जो सरकार से मिल रहा है। और अब तो कई सरकारों ने, मध्य प्रदेश सरकार ने और दूसरी तमाम सरकारों ने ये 5 किलो अनाज भी देना बंद कर दिया। तो आप समझिए, और मोदी सरकार भी इस पे कटौती करने जा रही है। और जब ये स्थिति हो तो कैसे आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से कुछ लोगों का कैसे कब्जा कराया गया, इस बात को आप समझिए। इस बात को लेके एक और चीज समझनी पड़ेगी, ये अदानी का ही नहीं हुआ, अंबानी इसके लिए भी हुआ।
अंबानी की देखिए, रिलायंस रिटेल की जो कर्ज की लिमिट थी वो 50,000 करोड़ रुपए थी, उसे बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया कि जिससे उनका रिटेल का धंधा आगे बढ़े। और 31 मार्च 2022 को रिलायंस रिटेल पर जो कर्ज है वो 40,700 करोड़ रुपए का है और कमाई सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की है। यानी कमाई से 8 गुना अधिक उन्हें लिमिट दे दी गई। और अब यह लिमिट उठा करके कितनी बढ़ा दी गई? उनकी लिमिट बढ़ा दी गई 1 लाख करोड़ कि आप लूटिए, आप भी जाइए। अब 60,000 करोड़ का कर्ज और उनके ऊपर जुड़ जाएगा और कमाई भी बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। और इससे जानने के लिए स्थिति यह है कि इतना बड़ा कर्ज, देश पूरा किराना व्यापार रिलायंस के कब्जे में आ जाएगा। और जो रिलायंस के कब्जे में आने के बाद क्या होगा, जितने इस देश में धीरे धीरे किराना के व्यापारी हैं, दुकानदार हैं और ये उनके सिर्फ सेलिंग एजेंट बन के रह जाएंगे। इससे ऊपर उनकी कोई स्थिति नहीं। वो व्हाट्सएप खेले, फेसबुक खेले और वो सब करते रहे और उसमें मस्त रहे और वो सेलिंग एजेंट बन जाए किसके? रिलायंस रिटेल के। और इसकी पूरी तैयारी भारत सरकार ने कर दी है। और बता दूं, किराना व्यापार के किंग जो माने जाते थे किशोर बियानी, जिनका बिग बाजार था, वो बिग बाजार के मालिक अब रिलायंस को बिग बाजार बेचने के चक्कर में दिवालिया हो चुके हैं और बैंकों का उन पर 30,000 करोड़ रुपया जो है डूब गया है, जो बैंकों में हमारा आपका पैसा पड़ा। तो आप समझिए उनका पैसा डूब गया, वो पैसा जो 30,000 करोड़ हमारा आपका बैंकों में है और इसी कारण बैंकें बर्बादी की दिशा में जा रही। वहीं मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी 2 लाख करोड़ रुपए की बैंकों से जो कर्ज लिए थे उसे अपना दिवालिया घोषित करके और वो लूट गए। और मेहुल चौकसी का आपने देखा ही, 50,000 करोड़ रुपए चपत लगा गए। इसके बाद में दूसरे और बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं है। तो इतने सारे लोग हैं। तो अंबानी परिवार पूरा, पीरामल ने जिस तरीके से किया जो उनके समधी हैं, और इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो 2 लोगों के हाथ में ही करीब 6 लाख करोड़ रुपया हमारे देश की, हमारी अपनी बैंकों से उन्हें दे दिया गया कि आप ले जाए। इसके बाद में जो उसके अलावा कुछ मोदी के खास है, तो इस तरह से करते हुए करीब 13 लाख करोड़ रुपया का जो है वो कर्ज जो दिया नहीं गया, देश की बैंकों से मार लिया गया, उसको माफ कर दिया है नरेंद्र मोदी। तो साहब, ये वजह है आपकी जेब में पैसा आए या ना आए, नरेंद्र मोदी के मित्रों की जेब में पैसा जाना चाहिए। इसके लिए चाहे नए नोट छापने पड़े, चाहे उसके लिए नोटबंदी करनी पड़े, चाहे उसके लिए जीएसटी का अचानक लादा जाए, और उन्हें सारी योजना का पहले से पता हो, इसलिए वो तैयारी करके रखें और वो ब्लैक मनी व्हाइट हो जाए। और यही वजह है कि नोटबंदी में एक भी रुपए की जो है ब्लैक मनी नहीं पकड़ी जा सकी और नतीजा यह है देश की अर्थव्यवस्था बर्बादी में चली गई। तो आपकी प्रति व्यक्ति आय गिर गई, लेकिन अदानी और अंबानी दिन दूना रात चौगुना बढ़े और उसमें खासकर अदानी सेठ बहुत तेजी से बढ़े। और इस तेजी से बढ़ने का नतीजा यह है कि अदानी सेठ आज दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े जो है नेटवर्थ वाले व्यापारी हो गए। और स्थिति एक और है कि उनकी स्थिति यह है कि इस काल में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, जो गरीबी चरम पर है, और इसके बाद में जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो गरीबी रेखा में आ गए, जो उच्च मध्यम वर्ग के थे वो मध्यम वर्ग में आ गए, और तमाम सारे एमएसएमई का जो सेक्टर था वो 50% बर्बादी में चला गया, जो छोटे छोटे कारोबार थे। और इस देश के अंदर टोटल 50,000 फैक्ट्रियां बंद हो गई, 50,000 फैक्ट्री। और इस देश के 80 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए।
और जब यह स्थिति हो तब जरूर चर्चा करनी चाहिए कि आखिर यह देश की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसके लिए काम करते हैं। और इसके साथ मीडिया इन सब चीजों को न दिखाए, इन चीजों को न बताए, इसके लिए इन लोगों से कहा गया कि आप मीडिया घरानों को खरीदिए। और नरेंद्र मोदी के आने के बाद, सत्ता में आने के बाद, अडानी ने जो खरीदा, अंबानी ने, मुकेश अंबानी ग्रुप ने ही, जो सबसे बड़ा मीडिया का ग्रुप था, न्यूज 18 का ग्रुप, और उसके टोटल 2 दर्जन चैनल हैं, वो 2 दर्जन चैनल और सब खरीद लिए। अखबारों में उनके इन्वेस्टमेंट चले गए और इस कारण से न्यूज़पेपर हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनके कब्जे में आ गया। इसके अलावा डिजिटल मीडिया में भी उनका इंटरफेरेंस हो, इसलिए फेसबुक और दूसरे ट्विटर और सब में भी इन्वेस्ट करने की तैयारी है, जिनमें फेसबुक में किया जा चुका है, उसका जियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। और इसके बाद में आप आइए कि अदानी ने भी तमाम सारी उनमें इन्वेस्टमेंट कहीं पर बैकडोर से किया है और कहीं सीधे अब आने लगे हैं। एनडीटीवी का उन्होंने एक स्टेक ले लिया गया है, इसके अलावा भी और दूसरे उनमें जा रहे हैं। तो इससे आप समझिए कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया कोई सच ना दिखाए, इसकी व्यवस्था कर दी गई है। और यही वजह है कि आज 90% जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इन पूंजीपतियों के हाथ में है या इनके सहयोगियों के हाथ में या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ में है। कोई राज्यसभा सदस्य है, कोई कहीं का है, और वो मीडिया का खेल खेल रहे हैं। तो यदि आप इनके साथ रहेंगे, इनके पक्ष में बोलेंगे, तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यही वजह है कि राहुल गांधी को जमीन पर उतरना पड़ा, पदयात्रा करनी पड़ रही है, देश को बताना पड़ रहा है कि किस तरीके से उन्होंने जो है तोड़ा है और किस तरीके से देश को बेरोजगारी, अंधेरे में, खाई में ढकेल दिया है, जिसके कारण देश बर्बादी में जा रहा है। और इसी चीज के लिए इस देश की जनता को अवेयर करने के लिए वो निकले हैं। और यही वजह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया उनकी इस पदयात्रा को, जो दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी राजनीतिक पदयात्रा है किसी भी लोकतांत्रिक देश में, वो कर रहे हैं। और इससे बड़ी पदयात्रा दुनिया में नहीं हुई। उस पदयात्रा को भी मेन स्ट्रीम मीडिया इसी कारण से नहीं दिखा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी को जो लोगों का प्यार मिल रहा है, जो पूरी तरह सहकार मिल रहा है, और उससे ये घबराए हुए हैं और ये नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी की यह पदयात्रा सामने आए और वो मजबूत होकर के आए। क्योंकि यदि राहुल गांधी कल के दिन सत्ता में आ गए तो अडानी अंबानी का यह जो नेटवर्क है, ये सब इस पर एक बड़ा कानूनी प्रहार होगा और वो खत्म होने की स्थिति में आ जाएंगे। और उसका पैसा, जो जनता का पैसा है, वो जनता को चला जाएगा और इनका फ्रॉड पकड़ा जाएगा, मुकदमे दर्ज होंगे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है कि राहुल गांधी की पदयात्रा को न दिखाया जाए, न बताया जाए और उसके बारे में झूठ फैलाए जाए। इसके लिए मीडिया खुद अपने आप में मोदी से ज्यादा बड़ी, भाजपा से ज्यादा बड़ी जो है उनकी पक्षकार बन के खड़ी है और वो उसको छिपा रही है। तो यह सच है। इस सच को आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह नहीं जानेंगे तो कल के दिन आप सब, हम पहले एक समय में गोरों के गुलाम हुए थे, अब इन अडानी अंबानी जैसे लोगों के गुलाम होकर के रहेंगे, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री उनका पहले ही से गुलाम हो चुका है। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं। सोचिए, समझिए, जानिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।